हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड द एटम। ये चैप्टर आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ पर आपको आपके टेक्सचुअल सारी क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक सभी यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे। बट यहाँ पर हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन यानी सीखेंगे भी कि चैप्टर में है क्या, क्योंकि अगर आप एक बार कंसेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएंगे। तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था यानी चैप्टर 1 जो था, वहाँ पर हमने कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे थे। तो आज के इस टॉपिक में हम यहाँ पर कुछ नॉन लिविंग थिंग, मतलब कि यहाँ पर हम इनसाइड द एटम देखने वाले हैं। अब मैं पीछे वाले लेक्चर को इसलिए रिलेट कर रही हूँ क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स था। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने थे? तो मैंने आपको बताया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने होते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एटम के बने होते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड द एटम, यानी एटम के इनसाइड क्या है, हमें वो चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है और देखनी है। अब हो सकता है आप जो लोग देख रहे हो उनमें से कई बच्चों को ये ना पता हो कि व्हाट इज़ एन एटम, एटम एक्चुअली में है क्या। देखिए, जो भी लिविंग थिंग हमारे इन्वायरमेंट में, जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग जो प्रेजेंट है, कोई भी चीज़ हो गई, वो आपकी बॉटल हो गई, आपकी पेंसिल हो गई, आपका बैग हो गया, आपके विंडो डोर, एनीथिंग, सभी क्या है, नॉन लिविंग है। और सभी किससे बने हुए हैं? एटम से बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया था जिनमें जान होती है, जो लिविंग्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो वैसे ही नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं उनके सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जब आप बहुत छोटे थे, टीचर बोर्ड पर लिखती थी तो आप रफ करते थे, तो एक मैं कह सकती हूँ कि एक धूल टाइप का या एक छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आते होंगे चौक के। तो वो ही एक्चुअली में अगर आप उसे लो तो आप उसे अब और डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड एन एटम। उसे ही आप क्या कहोगे कि वो क्या है? एक्चुअली में वो एटम है। एटम जो होता है वो अगर आप कोई सॉलिड चीज़ को देखो, जैसे कि लोहा हो गया यानी आयरन हो गया, मेटल हो गया, कोई भी मेटल, तो वो भी तो एक एलिमेंट है। एलिमेंट भी किससे बना होगा? एटम से बना होगा। बहुत सारे एटम जब आपस में कंबाइंड हुए होंगे तब एक सॉलिड फॉर्म में एक एलिमेंट हमें मिला होगा। ओके, छोटा सा एक ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने डॉट डाला है, इससे भी छोटा होता है एटम। और बहुत सारे जब ये एटम एक साथ मिलकर टुगेदर होते हैं तब एक जाकर एक एलिमेंट बनाते हैं, तब एक चीज़ बनती है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एटम पर। देखिए, एटम तो बहुत छोटा होता है। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, आप साइंटिस्ट के नाम यहाँ देख सकते हो जिन्होंने हमें एटॉमिक मॉडल दिया, यानी हमें ये बताया कि एक्चुअली में एटम दिखते कैसे होंगे। क्योंकि एटम तो बहुत छोटे होते हैं, हम तो बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते एटम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। तो इन्होंने एटॉमिक मॉडल्स दिए, तो वो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हो जाते हैं। आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले जॉन डाल्टन, फिर रुदरफोर्ड, थॉमसन, नील्स बोर, ये 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया। ओके, अपने अपने हिसाब से इन्होंने एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट किया कि एटम कैसा होगा, कैसा दिखाई देता होगा। हम देखेंगे अभी एटम का स्ट्रक्चर भी देखेंगे। चलिए पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एटम का स्ट्रक्चर लिया है। अब यहाँ आपको बहुत बड़ा एटम दिखाई दे रहा है, राइट? ये बड़ा एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। ठीक है, आप ऐसे देख भी नहीं सकते उसको। तो यहाँ पर एटॉमिक मॉडल दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक एटम है। अब एटम में देखिए, इस एटम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ न्यूट्रॉन्स, यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं। ये जो मिडल में है, ये जो जहाँ पर मैंने सर्कल किया है, एक्चुअली में ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। जैसे कि मैंने सेल में भी बताया था, सेल में भी, हमारे सेल में या प्लांट के सेल में, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो वैसे ही एटम के भी सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन होते हैं और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे आप प्लस कहते हो, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और एटम के सराउंडिंग में, ठीक है, सॉरी, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में डिफरेंट शेल्स होते हैं, या ऑर्बिट आप इसे बोल सकते हो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिमूव करते रहते हैं, यानी गोल गोल घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन।
ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। एटम, ये एटम का स्ट्रक्चर है। इनसाइड द एटम हमने देख लिया कि क्या होता है, प्रोटॉन होता है। पहले तो एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और सराउंडिंग में शेल्स होते हैं। शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर भी दिया है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा एटम लिया है, यहाँ पर पोटेशियम, के स्टैंड फॉर पोटेशियम। ओके, पोटेशियम का एक एटम लिया है। यहाँ पर आप शेल देख रहे हो, पहले शेल को क्या बोलोगे आप, के, दूसरे शेल को आप कहोगे एल, एंड तीसरे शेल को आप कहोगे एम, और लास्ट वाले शेल को आप क्या कहोगे, एन कहोगे। के एल एम एन। सबसे नियरेस्ट शेल कौन होता है न्यूक्लियस से अगर देखा जाए तो ऑफकोर्स के होगा, के बाद एल होगा, एल के बाद एम होगा, एम के बाद एन होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेल्स होते हैं एटम्स में। ओके, के स्टैंड फॉर पोटेशियम। अब आप 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपको मेटल्स के नेम याद होने चाहिए और उनके सिंबल्स भी आप याद करना स्टार्ट करो। तो पोटेशियम स्टैंड, जो पोटेशियम को एक सिंबल दिया गया है, के दिया गया है, और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है, तो वो हम देखेंगे अभी जैसे जैसे हम ये लेक्चर ओवर करेंगे, मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एटम पहले से ही डिस्कवर था, ठीक है, या जिसने भी डिस्कवर किया, तो एटम के अंदर जो है अलग अलग प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है, व्हाटएवर। तो ये इस बारे में डिस्कवर किसने किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रुदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, चैडविक ने। ये चीज़ें प्रेजेंट तो थी मगर डिस्कवर करना बड़ी बात होती है। चीज़ें पहले से ही हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, मगर उसे डिस्कवर करना, ढूंढ कर निकालना और उसे बताना कि हाँ ये जो चीज़ है इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि अराउंड सराउंडिंग में घूमते हैं। ओके, और यहाँ पर जो है एक्चुअली ये जो फर्स्ट पेज है ये आप पढ़ लोगे तो आपके लिए आगे के क्वेश्चंस करना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एटम, मैंने अभी आपको बताया बहुत सारे एटम मिलकर एलिमेंट्स फॉर्म कर देंगे। ओके, तो अब एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे दूंगी, मुझे एक एलिमेंट है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से दूंगी, मैं एक्स लिखूंगी। इस एक्स को क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा है केमिकल सिंबल फॉर द एलिमेंट। ये मेरा एक एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर एक छोटा सा ए लिखा हुआ है और एक्स के नीचे एक छोटा सा जेड लिखा होगा। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है मास नंबर, और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी मैंने आपको बताया कि एक जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब आप कहेंगे मास नंबर क्या है, ये मास नंबर क्या है, जैसे कि आप अपना वेट करवाते हो जाकर, यानी आप अपना वज़न करवाते हो, वैसे ही हर एलिमेंट के, हर एटम का भी क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे आगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक्स है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द टाइप ऑफ डैश इन एन एटम। ये मैंने अभी बताया कि एटम के इनसाइड में कौन कौन सी चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनके शेल के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। तो ये क्या है, तो आंसर में आप बोल सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑफ कोर्स इसके पार्ट है ना एटम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन कैरीज अ डैश चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, अगर नहीं पता है तो फिर से आप देख लो। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो आंसर आपका क्या होगा सेकंड का, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, ई डैश। एक्चुअली ये नेगेटिव है, माइनस की साइन होती है इस पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉन शेल डैश इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। अभी मैंने बताया था कि अगर एक एटम है तो एटम में पहले होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद शेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स होते हैं। पहला शेल जो होता है आप उसे के कहोगे, फिर एल, फिर एम, और लास्ट जो रहेगा ये आपका एन रहता है।
ओके, तो यहाँ पूछ रहा है कि नियरेस्ट सेल जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा नज़दीक पे होगा, तो ऑफकोर्स आपका आंसर क्या होगा, के शेल। ओके, अगर आप समझोगे तो आपको इजीली ये चीज़ें याद रहेगी। अगर आप रट लोगे कि हाँ मैं एग्ज़ाम में रट कर के लिख दूंगा, तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन घूम कर अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। Okay, now the electronic configuration of magnesium is, from this it's understood that the valence shell of magnesium। अब देखिए यहाँ पर वैलेंस सेल अगर आपसे पूछ ले तो सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है, लास्ट वाला जो है आपका, लास्ट में जो भी नंबर है प्रेजेंट, 2 हो, 4 हो, 8 हो, 6 हो, वो वाला आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस शेल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। Now last fifth question है, the valency of hydrogen is 1 as per the molecular formula H2O, therefore the valency of Fe turn out to be as per the formula। अब देखिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देखना है। ये फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पर Fe की वैलेंसी, राइट। तो यहाँ पर Fe पर देख रहे हो आप 2 है और ऑक्सीजन पे क्या है, 3। तो आपको इंटरचेंज करना है। अगर आपसे पूछ रहा है Fe की, तो आप 2 नहीं लिखोगे बल्कि क्या लिख दोगे, 3। और अगर आपसे ऑक्सीजन का पूछता तो आप ऑक्सीजन पे क्या लिखते, 2 लिखते। ओके, रिवर्स करना है, 3 F वाले को दे देना है, 2 ऑक्सीजन वाले को देना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका होगा 3। ओके, Fe कि यहाँ पर जो वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है वैलेंसी ऑफ Fe टर्न आउट टू बी डैश, तो आपको आंसर होगा 2। इंटरचेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर है, आप चाहे तो देख सकते हो यहाँ पर आंसर, या स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट है डिफाइन। डिफाइन में दिया है एटम, एंड एटम इज डिफाइन करना है। एटम क्या, एटम मैंने बता दिया है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको और आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। मगर हमने अभी एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है आइसोटोप। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप। आइसोटोप होता क्या है, ठीक है, आइसोटॉप का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कह रहा है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट सेम है, हैव सेम एटॉमिक नंबर यानी नीचे वाला यानी Z, ओके, बट डिफरेंट मास नंबर यानी ऊपर वाला A। यानी ऐसा एलिमेंट जो सेम है मगर उनका एटॉमिक नंबर कैसा है, एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर कैसा होगा, सेम होगा, बट मास नंबर कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आपको बात नहीं समझ में आ रही होगी, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हो। देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक एलिमेंट है जिसे एक्स से बता रहे हैं, ए का मतलब होता है मास नंबर और जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। जैसे कि सी का मतलब होता है कार्बन में यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 6 और मास नंबर क्या है, 12। तो आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टेबल लिया है जहाँ पर आपको बात बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पर। या दिस वन। अब आप यहाँ पर इस ये जो तीन आइसोटॉप आपको दिए गए हैं, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तीनों में ही एलिमेंट सेम है। आप बोलोगे तीनों में एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है। और देखिए यहाँ पर ऊपर जो होता है वो क्या होता है, मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर मास नंबर होता है, नीचे एटॉमिक नंबर होता है। ऊपर मास नंबर है, नीचे एटॉमिक नंबर है। तो आप इस तीनों में ये देखो कि यहाँ पर कॉमन क्या है, तो आप ये बोलोगे कि मैम नीचे जो है यानी एटॉमिक नंबर जो है इसका भी 1 है, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर। मगर आप बोलोगे मास नंबर डिफरेंट है, इसका 1 है मास नंबर, इसका 2 है और इसका 3 है। तो इसी को कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं इसको, आइसोटोप्स के एलिमेंट्स सेम होंगे, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा, मगर मास नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दैट इज़, इसी को ही हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। जैसे कि आप क्लोरीन के भी आइसोटोप देख सकते हो। देखो क्लोरीन सेम है
एटॉमिक नंबर भी सेम है, 17 है इसका एटॉमिक नंबर, इसका भी 17 है, बट मास नंबर अगर आप देखो यहाँ पर तो इसका 35 है मास नंबर और इसका 37 है मास नंबर। ओके, और यहाँ पर एक और थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ आपको कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना, वही एक्चुअली में क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ओके, क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जिसे आप जेड से बताते हो। ओके, अब देखिए आइसोटोप का हम लोग इस्तेमाल जो है अलग अलग चीज़ों में करते हैं। मेडिकल जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। जैसे कि अगर आप कोबाल्ट 60 की अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट 60 जो है, हम यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, आप एक बार इसे रीड कर सकते हो कि रेडियो एक्टिव फॉर्म कोबाल्ट 60 prepared by exposing cobalt to the radiation of an atomic pulse is useful industry and medical science में इसका बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। एंड ऑल्सो आयोडीन 131 जो है, इसका यूज़ जो है थायराइड या गोइटर वगैरह को ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल यानी यूज़ किया जा रहा है। ओके, नाउ चलिए अभी हम आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे जहाँ हम थे। तो एटम का मतलब मैंने बता दिया, आइसोटोप का भी मतलब मैंने बता दिया। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एटॉमिक नंबर का मतलब ये होता है कि जितना भी प्रोटॉन आपके एटम में प्रेजेंट है उसी को आप क्या कहोगे, एटॉमिक नंबर कहोगे। और एटॉमिक मास किसे कहोगे आप, मास का मतलब मैंने आपको बताया है वजन। एक एटम को कैसे आप नापोगे, है ना, जैसे आप अपने आप को कैसे नाप लेते हो, क्योंकि आपके पास मशीन है, आप उस पर खड़े हो जाते हो, आपको वेट वो शो कर देता है। तो एटम को किस तरीके से मापा जाता है, तो उसे मापने के लिए क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, मास आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, जेड ना, और प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका एटॉमिक मास यानी एटम का मास आ जाएगा। मॉडरेटर in nuclear reactor, the substance used to reduce the speed of neutron in the nuclear reactor is called moderator। moderator किसे बोलते हैं, तो आपको बताना है ऐसे सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं जो कि रिड्यूस करते हैं न्यूट्रॉन की स्पीड को इन न्यूक्लियर रिएक्टर में। क्योंकि जब हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ करेंगे तो हमें स्पीड कभी कम करना पड़ता है, तो उस स्पीड को कम करने के लिए इसी को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को ही हम क्या कह देंगे, मॉडरेटर। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है ग्रेफाइट, या फिर आप बोल सकते हो और हैवी वाटर, इन सब चीज़ों में हम यूज़ करते हैं मॉडरेटर का। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि एक्स डिनोट फॉर एलिमेंट बताता है। ऊपर जो होगा जिसे आप ए कहोगे दैट इज़ कॉल्ड मास नंबर, एंड नीचे जो होगा दैट इज़ कॉल्ड जेड। जेड इज़ एन एटॉमिक नंबर, या फिर आप इसे कह सकते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। अगर कोई भी एटम में अगर आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम है तो आप बता सकते हो कि हाँ इस एटम का एटॉमिक नंबर इतना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6 और मास नंबर क्या है 12। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, गिव द साइंटिफिक रीजन देना है आपको। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्सचुअल हैं। ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो मास होता है, जो एटम का मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मेन फोकस होता है न्यूक्लियस पे। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि अगर आप कोई भी एटम को नापना है यानी उसका मास चाहिए आपको, तो आप किसे ऐड करते हो, तो आपने देखा हम प्रोटॉन को ऐड करते हैं और किसे ऐड करते हैं, न्यूट्रॉन को ऐड करते हैं। मगर एटम में मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं सराउंडिंग में, मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लेते हैं सराउंडिंग वाले पोर्शन को, हम सिर्फ सेंटर वाले पार्ट को लेते हैं। और सेंटर वाले पार्ट में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। तो अब आप ये आंसर पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन, जो एटम में जो न्यूक्लियस होता है
कंटेन करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रो। न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर कितना बता रहा है, 1 माइक्रो। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रो। ये एक तरीके का यूनिट होता है। जैसे कि आप डिस्टेंस वगैरह में मीटर यूज़ करते हो, सेंटीमीटर यूज़ करते हो, किलोमीटर यूज़ करते हो, तो वैसे ही यहाँ पर 1 माइक्रो ये भी एक तरीके की क्या है, यूनिट है, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो किसके इक्वल होता है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है प्रोटॉन के। थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे सर्कल, एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ये सर्कल फॉर्म में घूमते हैं। ओके, तो यहाँ पर दिया रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस हैव नेग्लिजिबल मास। उसके मास मैंने अभी बताया है कि क्या होता है, उसका मास नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम उसे फोकस नहीं करते हैं। दैट्स वाई, यही रीज़न है कि जो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो न्यूक्लियस में होता है। और एक ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1800 टाइम्स देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन एटम विच इज़ ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल। ठीक है, इतना वो कम है तो इसलिए हम उसे क्यों काउंट करेंगे, तो वो नेग्लिजिबल होता है। देयरफॉर आप पूरा क्वेश्चन कॉपी कर देना। नेक्स्ट है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया है, क्यों बोला गया है देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर ऑर्बिट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। यानी आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ओके, यानी इक्वल है। अगर ये 2 है, सपोज आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये -3 है और यहाँ पर भी क्या है, सॉरी, ये यहाँ पर मैंने -3 लिया और ये +3 लिया, तो आप कहोगे कि माइनस एंड 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और आंसर क्या आ गया, 0। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि +1 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन साइन अपोजिट है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा एटम जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड, एटॉमिक मास नंबर इज अ होल नंबर। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो एटॉमिक मास नंबर होता है, यानी जो वजन होता है हमारे एटम का, वो हमेशा होल नंबर होता है। क्या होता है, वो हमेशा होल नंबर होता है। आपका भी, अगर आप भी वजन कराने जाते हो तो आपका मास कैसा होगा, आपका वेट क्या होता है, 40, 30, 35। क्या आपने कभी ऐसा सुना आपका वेट 0 हो गया है, आपका वेट -1, -40? नहीं ना। तो यहाँ पर मास को वही बताया जा रहा है कि मास का जो नंबर होगा वो कैसा होगा, होल नंबर होगा। होल नंबर यानी 0, 1, 2, 3 अप टू। ओके, तो एटॉमिक मास नंबर इज अ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तो मैंने कई दफ़ा बताया है। डेफिनेशन है कि मास कैसे निकालते हो आप, नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर ऑलवेज इन होल नंबर। और दोनों ही कैसे होते हैं, होल नंबर होते हैं। और जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, आप कोई भी 2 होल नंबर को जब आप ऐड करोगे, सपोज एक 2 है, 2 है और एक 0 है, तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। यानी आंसर भी जो आएगा वो होल नंबर में ही आएगा। ऐसा तो है नहीं कि आप 3 में +5 ऐड कर रहे हो तो आपको -8 आ रहा है। ऐसा होता है क्या, कभी नहीं होता है। दोनों पॉजिटिव नंबर है तो आंसर भी तो पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसलिए एटॉमिक मास नंबर हमेशा क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। आपको ये रीज़न देना है, 3 पॉइंट आपको यहाँ पर बताने हैं। एटम आर स्टेबल थ्रू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग विद इन इट। देखिए हमारा एटम कैसा होता है, एक स्टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, स्टेबल रहेगा वो। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ पर बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिफरेंट शेल्स में, अलग अलग शेल्स में रिमूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टेंट, यानी सेम होती है। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है सेम, वाइल इट इज़ इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, कब, यहाँ जब पर्टिकुलर ऑर्बिट में होता है वो। ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी द मूविंग इलेक्ट्रॉन रिमेन इट्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर बता रहा है कि इस वजह से यहाँ पर मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिमेन इट्स ऑर्बिट में है, यानी वो कैसे हैं, कांस्टेंट होती है उनकी एनर्जी। और बाकी देयरफॉर करके आप पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी करो। अब यहाँ पर क्लासीफाई दिया गया है, क्लासीफाई करना है आपको। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस एज अ एटम एंड मॉलिक्यूल। अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है।
देखिए क्लासीफाई करना है तो एक आप लिख दीजिए एटम और दूसरा आप दे दीजिए मॉलिक्यूल्स। देखिए एटम्स मतलब कोई एक ही एलिमेंट होगा उसमें, जैसे कि आप हीलियम ले लो, आर्गॉन ले लो, नियॉन ले लो। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन, आर्गन जो है ये सब क्या हो जाएंगे एटम, और जिसमें 2, 3 ऐसे इस तरीके के कुछ छोटे छोटे जो नंबर्स अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे तो वो आप कह सकते हो मॉलिक्यूल। यानी मॉलिक्यूल मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन कंबाइंड होंगे तो क्या बनाएंगे H2 बनाएंगे। ये एक्चुअली में क्या था, हाइड्रोजन क्या था, एक एटम था। ठीक है, ये हाइड्रोजन का एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है। जब आप दोनों को प्लस कर दोगे तो आप कहोगे कितने हाइड्रोजन आ गए आपके पास, 2 हाइड्रोजन आ गए। तो इसे आप क्या कह दोगे मॉलिक्यूल, और ये लोग अलग अलग थे, इसे आप क्या कहोगे एटम बोल दोगे। वही चीज़ यहाँ भी दी है सेकेंड में, क्लासिफिकेशन आपको करना है, क्लासीफाई करना है एलिमेंट एंड कंपाउंड। कंपाउंड में अलग अलग आ जाएंगे, सेम भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो CH4, C एक अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, CH दो चीज़ मिलकर एक कंपाउंड बनाती है। ये कार्बन और ऑक्सीजन ये दो मिलकर क्या बना दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सिल्वर। ओके, तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके कंपाउंड में आ जाएंगे, और ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, एलिमेंट होगी। एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पर N कितने बार है, 2 बार है। ठीक है, जैसे आपने कंपाउंड भी आप बोल सकते हो। क्लोरीन है आपका, क्लोरीन में Cl2 दिया है, यानी Cl कितने बार है, 2 बार है। एलिमेंट्स में सेम सेम कंबाइंड हो सकते हैं, नो इशू। अब यहाँ पर आपको देखना है डिड्यूस द फॉर्म द डाटम प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हैं, ये एलिमेंट्स आप देख रहे हो, क्या है ये Na का मतलब होता है सोडियम। सोडियम एक मेटल होता है, एक मेटल होता है। ऊपर जो दिया है ऊपर, तो वो क्या है 23 है, तो उसे आप क्या कहोगे, वो आपका मास नंबर हो गया, और नीचे वाले नंबर को आप कहोगे एटॉमिक नंबर हो गया। अब यहाँ पर आपको पहले तो ये बताना है न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर यहाँ पर बताना है आपको। तो न्यूट्रॉन नंबर आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर 23 जो आपका मास नंबर है, मास नंबर में से आप मास नंबर से अगर आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपने न्यूट्रॉन नंबर निकाल दिया। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है मास नंबर। मास नंबर के लिए मैंने आपको मास निकालने के लिए ऐड करना पड़ता है, बताया था आपको, और ये भी बताया था क्या ऐड करना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन मतलब नीचे वाला, यानी एटॉमिक नंबर 6, सॉरी यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर डायरेक्टली आपको मास नंबर है यहाँ पर पहले से ही प्रेजेंट है ना, ऊपर जो होता है वही आपका क्या होता है मास नंबर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये क्लोरीन है, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक नंबर 17 है, ये Cl है, इसको C मत समझना आप। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है प्रोटोन नंबर, प्रोटोन नंबर ही क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, तो आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो 17। बहुत अच्छे से यहाँ पर समझना है क्या है एटॉमिक नंबर, जो नीचे होगा वो आपका एटॉमिक नंबर होगा, जो ऊपर होगा वो आपका मास नंबर होगा। ये शायद आपकी टेक्सचुअल क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी मैंने यहाँ पर दे दिया है कि अगर आपको आंसर चाहिए होगा तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, ये आपकी बुक में नहीं है। ये भी शायद से है या नहीं है, आई डोंट नो, आप एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर शेल्स के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहती हूँ। ये आपका K शेल है, L है, M है, N, 4 शेल्स होते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया है 2n², 2 सबके साथ होगा, यहाँ पर n की प्लेस पर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2n², तो 2n की प्लेस पे आप 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आंसर आपका होगा 2। यानी कि पहले शेल जो यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, और पहले शेल्स में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो आप कहोगे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। दूसरे शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, तो आप कहोगे दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो आपको मैं अगर डायरेक्टली अगर ये बताऊं कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर मैं आपको ये डायरेक्टली बताऊंगी तो आप ये सोचोगे कि कैसे, क्यों, तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, आप फॉर्मूले में पुट करो। तो देखिए इसे 1 पुट करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 2,
फिर इस फॉर्मूले में आप 2 को पुट करोगे तो आंसर आएगा 8। तो इस तरीके से हमें मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड शेल में यानी एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर 18, फिर 32। बाय दिस फॉर्मूला एक बार मैं बता देती हूँ अप्लाई करके, 2n²। सपोज आपको n में बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो n की प्लेस पे आप क्या पुट करना, 4²। 2 एज इट इज इंटू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 2 ज़ा 38। तो आप कहोगे कि n शेल्स में कितने 16 2 ज़ा 32, सॉरी हाँ 16 2 ज़ा 32। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 32 n शेल में। ओके ये तो आइसोटोप का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया था, तो इसलिए मैंने इस टेबल को लिया ताकि मैं बता सकूँ। और यहाँ पर ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम, यहाँ पर आपको नीट लेबल डायग्राम बनाना है, जो कि आप प्रिफर कर सकते हैं। पेज नंबर यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर कुछ डायग्राम्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जैसे कि देख सकते हो आप। मैग्नीशियम डायग्राम स्केच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को किससे, कौन से सिंबल से बताते हैं, Mg। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282, यानी पहले शेल्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कीजिएगा, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। ओके तो ये डायग्राम है, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके थैंक यू।